हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के एक और वीडियो लेक्चर में। एज आई प्रॉमिस, मैंने कहा था जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही एमसीक्यू सीरीज खत्म होगी, मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का लेके आऊँगी एक वन शॉट रिविजन। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने की जगह मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और जब वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो टाइम जो देखते हो ना आप वीडियो में कि कितनी देर का वीडियो है, तो कई बार ऐसा रहता है कि वो लेंथ देख के जो है हम लोग पहले से ही वीडियो को छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखें, इसलिए मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आधा हम लोग आज कवर करेंगे एंड बाकी का हाफ हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के चैप्टर पर, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर के नाम से ही जो पता चल रहा है रिसोर्सेज और उससे होने वाला डेवलपमेंट, लेकिन केवल यहाँ पर रिसोर्सेज से होने वाला डेवलपमेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी कैसे करना है। ठीक है ना, हमारे आसपास जितने भी हम लोग डेवलपमेंटल फीचर्स देखते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं आसपास, कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा यार मेरे घर के आसपास पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो कितना डेवलपमेंट हो गया है। तो वो सारी चीज़ें जो देखते हो वो किसके दम पर पॉसिबल होती हैं? रिसोर्सेज के दम पर ही ना। अब आप बोलोगे मैम आप रिसोर्सेज बोल रहे हो, ये रिसोर्सेज होता क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग पता करते हैं कि ये रिसोर्सेज आखिर होता क्या है। आप लोग सबके दिमाग में भी ये इतना बड़ा इमोटिकॉन चल रहा होगा कि यार रिसोर्सेज क्या होता है। एवरीथिंग दैट अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट है ये, हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार ऐसी एनवायरनमेंट में, तो सब कुछ है, ये समझ लीजिए सब कुछ है, लेकिन हम हर चीज़ को रिसोर्स कंसीडर नहीं कर सकते। रिसोर्स आप किसको कंसीडर करोगे? जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। लाइक एयर है, एयर एक रिसोर्स है। वो कहाँ से मिल रहा है? एनवायरनमेंट से मिल रहा है। रिसोर्स क्यों है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो हम सांस कैसे लेते हैं? वो ऑक्सीजन होता है, वो एयर की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, इसीलिए वो क्या है? एक रिसोर्स है। इसी तरीके से पानी है, वो एनवायरनमेंट से मिल रहा है, हाँ, उससे हमारी प्यास हम लोग बुझाते हैं, तो वो क्या है? हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिसोर्स है। लेकिन ये इस डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट है और इसका एक पहलू और भी है। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये डेफिनेशन के आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में, आपको कुछ कीवर्ड्स और लिख के आने पड़ेंगे, तब आपकी जो डेफिनेशन है वो होगी कंप्लीट। Everything that available in our environment and satisfy our needs। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो होने वाला है वो है आप लोगों के लिए तीन, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरा है इकोनॉमिकली फीजिबल, तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि जो भी रिसोर्स है हमारे पास, आज से रिसोर्स नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आज से नहीं बहुत सालों से हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी यूज़ नहीं करा, इसलिए वो हमारे लिए संसाधन नहीं थे, वो रिसोर्स नहीं थे। लाइक दैट, सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कोई भी रिसोर्स है, मान लीजिए लाइक आप आयरन ओर को ले लीजिए। ठीक है, आयरन आप लोग के लिए, हम लोग के लिए क्या है? एक आज के टाइम में एक रिसोर्स है, वो हमारी आधी से ज़्यादा नीड्स को जो है वो पूरा करता है डे टू डे लाइफ में। लेकिन भाई हमें पता चला कि कोई रिसोर्स है, वो रिसोर्स खुद तो हमारे पास नहीं आएगा कहने के लिए कि मुझे इस्तेमाल करो, मैं आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको पता है कि यहाँ पर एक रिसोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर कोई मिनरल अवेलेबल है, तो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आज से 500 साल पहले आप हड़प्पा सभ्यता या फिर उससे पहले आप लोग चले जाइए, तो उस टाइम भी आयरन ओर अवेलेबल होगा ना, लेकिन उस टाइम के लोगों ने आयरन ओर अवेलेबल था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, है कि नहीं है? वो लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या लग गई कि कोई भी मिनरल है या फिर कुछ भी है हमारे एनवायरनमेंट में, वो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी है हमारा इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या होता है?
इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मैंने अब आयरन ओर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, मुझे पता चला कि यहाँ पर एक आयरन ओर की माइनिंग यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर आयरन ओर है, तो मैं चली, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, मैं चली उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब मैंने जो है उस टेक्नोलॉजी में खर्च कर दिए करोड़ों रुपए, मान लीजिए उस एक पर्टिकुलर एरिया में मैंने 2-3 करोड़ रुपए इस टेक्नोलॉजी पर खर्च कर दिए उस एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन जब मैंने उसे एक्सट्रैक्ट किया तो मुझे क्या पता चलता है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ लाख का ही जो है क्या मिला है, आयरन ओर मिला है, और उससे जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो जो है किसी तरीके का डेवलपमेंट नेशन को नहीं देंगी, और मुझे भी पर्सनल प्रॉफिट उससे नहीं होगा। तो क्या ये चीज़ को इकोनॉमिकली फिजिबल हुई, इससे कोई फ़ायदा हुआ, चाहे वो नेशन हो या फिर मैं हूँ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो इकोनॉमिकली आपके लिए फिजिबल भी होना चाहिए। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ, दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आप बोलोगे कि मैम मिनरल्स का कल्चर से क्या रिलेटेड? यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, लेकिन हम हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गोल्ड अगर आज किसी को रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा तो वो भी उठा के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसे तो पत्थर भी पड़े होते हैं, लेकिन हम पत्थरों को तो इस्तेमाल नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्स है, जो मटेरियल है, वो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी उसे जो है वो एक रिसोर्स कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर है? आई होप आप मेरी इस बात को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी है? Everything that present in our environment and satisfy our needs, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसे कितना इलॉबरेट करेंगे, कितना ब्रीफ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके एग्जाम में से लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, चीज़ों को जो है इंटर रिलेट करते रहिएगा। अगर चीज़ों को इंटर रिलेट नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी और चीज़ें जो है दिमाग में इधर उधर हो जाएंगी। तो चीज़ों को एक माला में बांध के चलिएगा। देखिए, जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं आ जाते। मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग है, टेक्नोलॉजी है, और हमारा इन्वायरमेंट है, इन सभी के बीच में एक इंटरडिपेंडेंटरी रिलेशनशिप होता है। ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब वो किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ये चीज़ें किस में भी आई थी? ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों से MCQ में पूछी थी। ठीक है, देखो इन लोगों के इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो नेचर होता है, आप इस बात को मानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हम लोग को मिलते हैं वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में से मिलते हैं? आप तो नहीं, जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि आप पेट्रोलियम को खुद ग्रो करते हो, मिनरल्स को खुद ग्रो करते हो, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें किस में से मिलती हैं? एनवायरनमेंट में से मिलती हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि हमारे पास एनवायरनमेंट में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, विदाउट टेक्नोलॉजी दे आर ऑफ नो यूज़। उनका कोई मतलब नहीं है, हम उनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्स बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है उनके एक्सट्रैक्शन के लिए, उनके यूजेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? उनके एक्सट्रैक्शन के लिए, उनके यूजेज के लिए। उनके यूज़ करने के तरीके भी हमें टेक्नोलॉजी से ही पता चलते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा वो भी टेक्नोलॉजी से पता लगेगा। अब लेकिन ये हम करते किसकी हेल्प से हैं भाई? ये ह्यूमन बीइंग्स की, ये हमारी, आप, हम सब मिलकर इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपके सामने आगे खड़ी हो गई, ये मैं टेक्नोलॉजी हूँ, या फिर आपने टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में खेतों से उगा ली। नहीं, टेक्नोलॉजी ह्यूमन माइंड बनाता है। ह्यूमन माइंड ने टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी से हमने नेचर के साथ क्या किया? कोरिलेट किया, और नेचर से हम लोगों ने डिफरेंट मिनरल्स निकाले। अब जब हमें कुछ भी मिल गया, हमें मिनरल मिल गया, तो उससे ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कुछ इंस्टीट्यूशन बनाता है। इंस्टीट्यूशन से कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि
उस चीज़ में वैल्यू ऐड करके हमारे देश की इकोनॉमी को उस चीज़ से प्रॉफिट होता है। लाइक क्या बना दिए, माइनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो माइनिंग एरिया होता है कि यहाँ पर माइनिंग होगी, ठीक है, वो बना दिया। या फिर आप मान लीजिए कि और भी डिफरेंट तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बन गए रिसोर्सेज की हेल्प से, आप डैम्स ले लीजिए, ठीक है ना, आप हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। तो डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें वैल्यू ऐड करके वो रिसोर्स हमारे जो इकोनॉमी है उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहा है, उसको जो है प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या जाना? अभी तक आप लोगों ने जाना, रिसोर्सेज की डेफिनेशन जान ली, उसके बाद आप लोगों ने नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच का एक इंटरडिपेंडेंटरी रिलेशन जान लिया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। रिसोर्स जो है वो अल्टीमेटली हम तक कैसे पहुंचते हैं, वो एक प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को यहाँ पता चल गया। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन जो है कैसे इंटरैक्ट करता है नेचर के साथ? टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन बनाता है, उन्हें क्रिएट करता है किस लिए? अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक रहने वाला है, देखिए हम लोगों ने रिसोर्सेज पढ़े, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन भी देख लिया। अब भाई हम लोग रिसोर्सेज तो वही हैं, मतलब सारी जो चीज़ें एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं वो सभी रिसोर्सेज हमारे पास, लेकिन उनको डिफरेंट बेसिस पर जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है कि नहीं? डिफरेंट बेसिस पर। मान लीजिए कि मेरे सामने एक क्लास पूरी बैठी हुई है और मैं क्लास में हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्विज कंपटीशन के लिए बच्चे चाहिए, तो मेरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा वो कुछ और होगा। मैं उन बच्चों को देखूंगी जो एकेडमिक बहुत अच्छे होंगे, जो स्टडीज़ में बहुत अच्छे होंगे। अगर मुझे एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो मैं स्पोर्ट्स टीम के हिसाब से उन बच्चों को देखूंगी जो रनिंग में अच्छे होंगे, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। तो मेरा क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो बदल जाएगा। उसी तरीके से बच्चे वही हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन का बेसिस बदलता जा रहा है। कैसे? जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, रिसोर्सेज वही हैं लेकिन डिफरेंट बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन क्या है, बदल दिया जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन। किसके बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि उत्पत्ति, संसाधन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ है ना। अब कोई चीज़ कहने का मतलब ये है उत्पत्ति से कि या तो कोई चीज़ में लाइफ होगी या फिर उसमें लाइफ नहीं होगी, जीवित या मृत, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही सिंपल सा जो है इसका क्लासिफिकेशन है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में होती है लाइफ और एबायोटिक में ये होता है नॉन लिविंग। ये क्या होता है? नॉन लिविंग। देखिए मैं बायलिंगुअल रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको हिंदी में भी ये टर्म्स बताती जाऊंगी, अगर एक आध टर्म छूट जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बायोटिक का मतलब क्या हो गया? जैविक, और एबायोटिक का मतलब हो गया अजैविक, ठीक है ना। हिंदी में तो नाम से ही साफ पता चल रहा है, जैविक जिसमें जीवन है और अजैविक जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन के बेसिस पर। अगर आप इनकी बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो बायोटिक फैक्टर्स में जिस चीज़ के अंदर लाइफ है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, चाहे वो पैरासाइट्स हैं, चाहे वो फंजाई है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब किस में आएंगे? ये सभी जो है आएंगे किस में? बायोटिक रिसोर्सेज में। और एबायोटिक में जिसमें जो है क्या नहीं है? लाइफ नहीं है, लाइक एयर है, वाटर है, सन है, सनरेज जो आती हैं वो है, रॉक है, टेम्परेचर है, मिनरल्स है, पीएच, ह्यूमिडिटी, दे ऑल अंडर एबायोटिक रिसोर्सेज। किसके अंडर में आते हैं? एबायोटिक। आई होप आप लोगों को ओरिजिन के बेसिस पर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिस की तरफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हमने उसके जन्म के आधार पर कर लिया,
कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब वो रिसोर्स हमारे पास आ गया कि अब वो रिसोर्स कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, हम उसे मतलब हमेशा यूज़ कर सकते हैं। वो एक अल्टीमेट पॉइंट पर कभी ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगा ही नहीं, और एक ऐसा होगा कि एक बार हमने यूज़ किया दोबारा वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, वो वाला प्रोसीजर। तो इसमें हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। क्या हो गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। कई बार क्या होता है ना कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में अलग और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, तो समटाइम्स मैं भी बुक रख के एकदम साथ में बैठती हूँ कि मैं बता सकूँ कि क्या क्या अलग अलग जो है इनका बेसिस रहता है। तो दूसरा ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर, समाप्यता, ठीक है ना। समाप्यता के आधार पर दो बेसिस पर हम लोगों ने बांट लिया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि रिन्यूएबल वो हो गए जिन्हें हम लोगों ने एक बार यूज़ किया उसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो हो गए जिन्हें एक बार इस्तेमाल कर लिया अब उन्हें उस फॉर्म में आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, एक बार गाड़ी में चला लिया, धुआं बन गया उसका, दोबारा से उस धुएं को आप कोल या पेट्रोलियम में नहीं बदल सकते, है कि नहीं, उसे नहीं बदल सकते आप, तो वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया। रिन्यूएबल को हम लोग जो है दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा फ्लो और एक हो गया बायोलॉजिकल। क्या हो गया, बायोलॉजिकल। देखिए फ्लो का मतलब ये हो गया कि जो चीज आपके पास कंटिन्यू फॉर्म में आती जा रही है, लाइक सनरेज हैं, सनरेज आपके पास जो है वो कंटिन्यू फ्लो में आती जा रही है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्लो। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, अब इस पेड़ से कोई इसका फूल है, उस फूल से नीचे गिरा, उसमें बीज था, उस बीज से कुछ टाइम बाद जो है फिर एक और पेड़ बना, है ना। तो ये चीज रिन्यूएबल तो है, रिन्यू तो हो रही है, लेकिन इसका फॉर्म क्या है कि वो बीज गिरा और उस बीज से दोबारा से एक पेड़ बना, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो आप अब कहोगे कि मैडम रिन्यू है तो हम इसे जो है हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर सब लोग जो है वनों को बचाने की बात क्यों करते हैं, सब लोग क्यों बोलते हैं कि फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, ये तो रिन्यूएबल है ना, बनते रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई जब सारे ही पेड़ आप लोग काट डालोगे, एक भी पेड़ सिंगल नहीं छोड़ोगे, तो कहाँ से बीज आएगा, फिर उस बीज को कहाँ से लेके आओगे, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अपने फॉरेस्ट को सेव कीजिए, आसपास फॉरेस्ट को सेव कीजिए और पेड़ों को कट मत कीजिए। आ गई बात समझ में। और नॉन रिन्यूएबल में मैंने आपको बताई दी एग्जाम्पल, कोल है, पेट्रोलियम है, और जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, वो जो आएंगी नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले बेसिस की तरफ, और अगला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसके बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, यानी कि स्वामित्व। भैया उस चीज को ओन कौन कर रहा है, उस चीज का मालिक कौन है, इसके आधार पर भी, इसके बेसिस पर भी जो है हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। इसमें जो है हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स रखे हुए हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और फोर्थ है इंटरनेशनल। देखिए इंडिविजुअल का मतलब सीधी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जो मेरा निजी है, क्या है, जो मेरा निजी है। भाई मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना स्टूडियो है, इसमें कोई भी आकर इस पर जो है कब्जा नहीं कर सकता, कोई फोर्सफुली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। मैं परमिट करूंगी तभी कोई अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, मेरा अपना घर है, घर के अंदर एक स्विमिंग पूल है, मेरा फ़ोन है, मेरा कैमरा है, मेरी बुक्स हैं। तो जो चीज़ मेरी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उसे हर कोई नहीं ले सकता, तो वो किस में आ जाएगा, ये है सब चीज़ें रिसोर्सेज ही, क्योंकि ये मेरी नीड्स को पूरा कर रही हैं, लेकिन इन्हें हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लियर है। दूसरा है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सामुदायिक, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिन्हें एक पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती है। लाइक पार्क्स होते हैं,
बाहर जो है पार्क्स हैं उन्हें जो है मेरे अलावा बाकी सब लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें केवल मैं गई और मैंने कहा कि भाई इसे और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। वो कम्युनिटी के हैं और वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बरियल ग्राउंड्स होते हैं, उन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बाकी की और भी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उन्हें जो कम्युनिटी ओन है वो उन्हें पूरी कम्युनिटी जो है इस्तेमाल कर सकती है। बरियल ग्राउंड्स हैं, या फिर आप लोगों ने पब्लिक में टॉयलेट्स देखे होंगे, उन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। पब्लिक में आप लोगों ने पार्क्स देखे होंगे, उन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। या फिर आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो ऐसी जो जगह होती हैं वहाँ पर जो है वो हर कोई जा सकता है, ठीक है, उन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूँ वो है नेशनल रिसोर्स, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। कैसे? राष्ट्रीय संसाधन। एक टेरिटरी के अंदर, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है, हर देश की अपनी बाउंड्रीज लाइन होती है, एक टेरिटरी होती है। उस टेरिटरी के अंदर जितने भी बड़े बड़े माइनिंग एरिया हैं जहां माइनिंग की जा सकती है, इसके अलावा उस देश के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, उस देश के अंदर हम जिस तरीके की भी रिसोर्सेज जो बड़े लेवल पर यूज़ हो सकते हैं वो किसके अंडर आएंगे? वो सारे आएंगे नेशनल लेवल पर। किस पे आएंगे? नेशनल लेवल पर आएंगे। इसमें ना क्या है, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर वो, ठीक है ना। इंटरनेशनल में नेशनल को वो कर दिया, नेशनल वाले डब्बे में कम्युनिटी को, कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल को, है कि नहीं? तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन में तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी? वो सारी चीज़ें एक नेशन के अंडर आएंगी। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली है वो है, मान लीजिए ये इंडिया की जो टेरिटरी है, सर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है इस साइड में, और इधर जो है वो है बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो समुद्र वाला एरिया है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इस जो इंडियन सी है यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन ही है ना। तो इंडियन ओशियन भारत के नाम पर इसका नाम है, तो क्या पूरा इंडियन ओशियन भारत का ही है? नहीं भाई, पूरा इंडियन ओशियन भारत का नहीं है। हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, नॉटिकल माइल्स जो है 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया के अंडर आता है। जैसे अगर मैं किलोमीटर्स में करूँ तो दैट इज लाइक 22.2 किलोमीटर्स, ठीक है ना। यहाँ तक जितने भी आपको अगर कोई माइनिंग करनी है, यहाँ से आपको कोई एक्सट्रैक्शन करना है, यहाँ तक आपको शिप्स लेके जाने हैं, कुछ भी करना है आपको इस एरिया में, आप विदाउट एनी परमिशन कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट इस जगह का इस्तेमाल जो है इतने एरिया में कर सकती है। लेकिन इसके बाद वाले एरिया का क्या? आगे भी तो समुद्री है, उसके बाद वाले एरिया का क्या? देखिए उसके बाद वाले एरिया यानी जिसका कोई नहीं, उसका भगवान नहीं बनाई है, प्रकृति उन्हीं की है, उन्हीं का हो गया जी। नहीं, भगवान का तो है, सुप्रीम पावर उनका तो है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ किसके अंडर में आएगी? वो आएगी इंटरनेशनल पावर, यानी कि यूएन। इंटरनेशनल में कौन आता है? सबसे बड़ी पावर इंटरनेशनल में कौन आती है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो अगर हमें बाकी का आगे 200 किलोमीटर्स के आगे इस्तेमाल करना है तो वी वांट परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। किस में आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप आप लोग को ओनरशिप के बेसिस पर यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ओनरशिप के बेसिस पर हो गया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ बेसिस की तरफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। किसके? विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर संसाधनों को किस किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है उसका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो है वो 4 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि इन चारों के बीच में कौन कंफ्यूज होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को स्टॉक, रिजर्व्स, पोटेंशियल स्टॉक, इन सब के बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।
तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस चीज को, ठीक है। चलिए, पहला है आप लोगों का पोटेंशियल रिसोर्स। आप लोगों को पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, बहुत साल पहले की बात नहीं है, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे, भारती तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है बट तू उसका इस्तेमाल नहीं करती है। मेरे को ऐसे बोलते थे, तो मेरे को नहीं समझ आता था, क्यों भाई ऐसा क्या, क्यों बोल रहे हो मेरे को। अब समझ में आता है, पोटेंशियल का मतलब यार आपके अंदर वो काबिलियत तो है काम करने की, लेकिन आप उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करते हो अच्छे से। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। पोटेंशियल, किसी एरिया में वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन हम उसका निचोड़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। आप राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान गुजरात वाला एरिया ले लीजिए। कौन सा? राजस्थान गुजरात वाला एरिया। वहां पर सोलर और विंड एनर्जी, किसके लिए? सोलर एंड विंड एनर्जी, इन दोनों के स्कोप बहुत ज़्यादा है कि हम इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इतना इस्तेमाल कि हम बहुत अच्छे खासे अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे इस्तेमाल करने के लिए, बट हम लोग उसे उस पोटेंशियल तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब हाँ, हमारे पास एक संभावना है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस संभावना का हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आ गया? चलिए, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये बहुत सही है। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि हमें पता है कि ये रिसोर्स हमारे पास इस क्वांटिटी में अवेलेबल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और हम उसे उसी क्वांटिटी में जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उससे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि हर तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा आ गया स्टॉक। क्या आ गया? स्टॉक। स्टॉक से ही पता चलता है स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब यानी कि कोई चीज़ स्टॉक में पड़ी हुई है। क्या होता है? कोई चीज़ स्टॉक में पड़ी हुई, कहते हैं ना कोई चीज़ स्टॉक में पड़ी हुई है, इसका मतलब यही है। स्टॉक का मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, हम उससे चाहते हैं कि हम उसे इस्तेमाल करें। हमें पता है कि यहाँ से इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है, बट वी डोंट हैव दैट इनफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास उसे इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई। जैसा कि हम लोग को पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम का इस्तेमाल होने में, उसको एक बार इस्तेमाल किया तो उसे रिन्यू नहीं किया जा सकता, उसका जो है कोई ऑल्टरनेटिव निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो देखा जाता है वो किसको देखा जाता है? हाइड्रोजन को देखा जाता है। यानी कि जो H2O वाटर का फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। अगर हम इन्हें सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो हम हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल गैस यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है हमारे पास रिसोर्स भी अवेलेबल है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करें भाई। तो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिसोर्स भी अवेलेबल है, बट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब रिजर्व जो है, चौथा जो इसका पार्ट है, वो स्टॉक का ही सबसेट है। किसका? सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट ऑफ स्टॉक है कि नहीं? अब देखिए, कई बार क्या होता है, मम्मी ने आज दोपहर में थोड़ी ज़्यादा सब्जी बना दी, बच गई, तो मम्मी ने शाम के लिए रख दी। किस में रख दी? रिजर्व में रख दी, शाम के लिए, कि भैया शाम को खा लेना, शाम को उसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है ना। अब मम्मी ने ज़्यादा आटा लगा लिया, ज़्यादा आटा जो है मम्मी ने डो लगा लिया, अब उसका इस्तेमाल इतना नहीं है, कल सुबह इस्तेमाल कर लेना, रिजर्व में रख लिया। आ रही है कुछ बात समझ में? यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास आटा भी अवेलेबल है, हमारे पास गैस भी अवेलेबल है, यानी कि हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, हम उसे चपाती बना सकते हैं, बट हमारा मन नहीं है। क्या नहीं है? हमारा मन नहीं है, यानी कि विलिंगनेस नहीं है।
क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, हम उसे अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने क्या कहा कि हाँ हमारे पास ये अवेलेबल है, लेकिन हम इसे जो है वो फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं, हम इसे जो है आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने किचन का एग्जाम्पल ले लिया, अब एक अच्छा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अच्छा एग्जाम्पल मान के चलिए डैम्स। डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पानी जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, और हमें पता है कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं। लेकिन जितना भी पानी फ्लो हो रहा है, जितना रनिंग वाटर है, क्या हम उस सारे पानी की इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो हमने जो है उसे डैम्स के अंदर क्या हुआ है, रिजर्व करके रखा है कि हम इन फ्यूचर जो है, इससे हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व्स। आई होप आपको अब इन चारों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल क्या है, कि संभावना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मतलब उतना निचोड़ हम लोग इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डेवलप्ड मतलब हर तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी है उतना हम लोग उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हम उसका कर रहे हैं। स्टॉक में क्या है, रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स है हमारे पास विलिंगनेस भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, और रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमारा मन नहीं है। हम लोगों ने उसे फ्यूचर के लिए छोड़ के रखा है कि हम उसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। अभी हालांकि इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उस पॉइंट पे नहीं कर रहे, कुछ बचा के रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोग को ये चारों में डिफरेंस समझ में आ गया हो और आप लोग इसका समझ गए हो सारे मतलब। चलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। हम लोगों ने यहां तक जो पढ़ा, हम लोगों ने रिसोर्स की डेफिनेशन देख ली कि रिसोर्स क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने ह्यूमन, नेचर, टेक्नोलॉजी और इनके बीच में क्या देखा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन भी देख लिया, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? ये चार बेसिस पर हम लोगों ने इनका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसोर्सेज से डेवलपमेंट। तो हमने देख लिया कि रिसोर्सेज से हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। भाई, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एवरीथिंग नीड्स केयर, हर चीज़ की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से अगर हम रिसोर्सेज से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है कि नहीं? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। तो बस यही वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। तो आप पूछेंगे कि मैम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की नीड क्या है? भाई, बहुत ज़्यादा नीड है। नीड इसलिए कि हम लोग पता है कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, इनका कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनका कितना ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वो कॉजेज़ आप पढ़ोगे कि किन कॉजेज़ की वजह से जो है हमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की नीड है। ठीक है, डेवलपमेंट कह लो, प्लानिंग कह लो, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो, पहला जो है कॉज वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैं बता रही हूँ, डिप्लीट कर रहे हैं हम लोग फॉर किस लिए? सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। हर कोई एक जैसा नहीं होता, है कि नहीं? हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो कुछ लोगों का लालच जो है वो क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज का जो लेवल है वो उससे धीरे धीरे कम कर रहा है। रिसोर्सेज धीरे धीरे निम्नीकरण हो रहा है, उनका रिक्तीकरण हो रहा है, बहुत मतलब कम होते जा रहे हैं रिसोर्सेज। किस वजह से? कुछ लोगों के लालच की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लिया है कुछ लोगों ने अपने हाथ में, जिस वजह से सोसाइटी क्या हो गई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, हैव और हैव नॉट्स। किसमें? हैव और हैव नॉट्स में जो है वो सोसाइटी डिवाइड हो गई है। यानी कि कुछ लोगों के पास तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, बट कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ जो है क्या हो गया कि यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट किया जाए
उनको भी वेल प्लान्ड जो है वो किया जाए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। तो उस चीज़ को आगे देखेंगे क्या है। तीसरा है इंडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जब हम लोग रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज करते हैं ना, यानी कि हमने प्रकृति के साथ क्या किया, नाइंसाफी की, हम लोग अपने फायदे के लिए उसे क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ हर चीज उल्टी कर रहे हैं। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि जो चीज देखने को नहीं मिलती ना वो चीज आजकल देखने को मिल रही है। कहते थे पहले कि इस मौसम में यार बारिश नहीं होती थी, पहले बोलते थे ठंड जो है पड़ती थी यार, 2-3 महीने की ठंड होती थी पहले। आजकल ठंड जो है 1 महीने की भी मुश्किल से नहीं रही है। तो जो हम लोग प्रकृति के साथ कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल किसने किया, वेस्टर्न कंट्रीज ने। उन लोगों ने इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया रिसोर्सेज का, लेकिन प्रकृति जो है हम उसे माँ कंसिडर करते हैं, प्रकृति को हम माँ मानते हैं। तो माँ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, उसने सभी को इक्वली क्या कर रही है, वो इक्वली पनिश कर रही है। एक को पनिश नहीं, इक्वली सबको रिजल्ट उसका भोगना पड़ रहा है। किस पे, कैसे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, ये सारे किस वजह से हो रहे हैं, ये सबका रीजन यही है, इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज। फिर वहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी है और ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी है। क्लाइमेटिक चेंज हर कंट्री देख रही है, ये क्लाइमेटिक चेंज ही तो है। सर्दी में सर्दी का ना पड़ना क्या है भाई, क्लाइमेटिक चेंज ही है ना। अब वो तो 1 महीने की पड़ रही है, कुछ टाइम बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो 15 दिन की भी सर्दी नहीं रहेंगी, है कि नहीं है। तो मतलब हम लोगों ने इतना एक्सप्लॉइटिव यूज और इतना इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज किया है कि उसका पनिशमेंट हम लोग आज सच में भुगत रहे हैं। क्लियर है। तो हमारे लिए ना प्रॉब्लम से ज्यादा क्या मैटर करता है, सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। भाई प्रॉब्लम हमने देख ली, मैम प्रॉब्लम बता दी आपने, बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हम इसे किसी तरीके से रोक सकते हैं, कोई तरीका है इसको रोकने का। बिल्कुल है भाई। प्रॉब्लम होता है तो कभी भी देख लीजिए कि अगर प्रॉब्लम भेजी जाती है तो उसके साथ साथ उसका सल्यूशन भी ज़रूर भेजा जाता है, ठीक है ना। चाहे इतिहास उठा के देख लो, प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन उसके साथ में ही आएगा। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे देखते हैं कि नहीं देखते, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, उसका इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज़ किया है। हमने क्या कर दिया, सोसाइटी को हैव और हैव नॉट्स में बांट दिया। कुछ लोगों ने रिसोर्सेज को अपने हाथों में जो है कैद करके रख लिया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को सभी के बीच में समान रूप से बांटा जाए। किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई किसी के पास बिल्कुल नहीं है, या फिर किसी के पास ऐसा ना हो कि उसके पास अनलिमिटेड है। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सभी के बीच में जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम असेंशियल। क्या है, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। मैंने तो कह दिया कर देना चाहिए, बट इट इज़ असेंशियल। क्यों, फॉर अ सस्टेन्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाते रहते हैं तो वो स्प्रिंग भी जो है एक बार उछल के बहुत ऊपर आता है। यही चीज़ सेम किसी भी, ये रूल जो है वो हर किसी पर अप्लाई होता है, चाहे वो सोसाइटी का एक क्लास हो या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान हो। किसी के भी साथ आप उठा के देख लीजिए, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाओगे ना तो वो आपको बहुत फोर्सफुली आपके ऊपर जो है वो अटैक करेगा। समझ में आया। तो इसी वजह से आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आपने कुछ रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथ में दे दिया, आपने उसका इंडिस्क्रिमिनेटिव प्रकृति का इस्तेमाल करा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा। मैंने जैसा कि कहा सबको केयर की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से आप लोग रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो कि ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना, पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। पानी एक रिसोर्स ही है, अगर उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो उस विश्व युद्ध से बचा जा सकता है। इसलिए कहते हैं आने वाले टाइम में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमना पड़ा करेगा लोगों को,
तो उसकी नौबत कौन लेके आ रहा है? भाई हम ही लोग लेके आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्लियर है? चलिए, और हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग और किस लिए ज़रूरी है? रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आज हमारे पास पानी है, ठीक है ना, हमने उसका इस्तेमाल भरपूर किया, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, उसको ही पानी की ज़रूरत होगी। तो रिसोर्स प्लानिंग इस तरीके से की जाए ताकि एक सस्टेन क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके कि हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में तो रख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज कोई आने वाला टाइगर है, ठीक है, टाइगर है, टाइगर को आज लोग उसका शिकार कर लेते हैं, आगे आने वाले टाइम में लोगों के पास टाइगर से फोटो में रह जाएगा, असल में कहीं देखने के लिए रहेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों की एक वेल प्लानिंग की जाए ताकि इन चीज़ों को हम लोग जो है वो सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए सेव करके रख सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो वीडियो बनाते टाइम मुझे भी एक मोटिवेशन की नीड होती है, दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने सस्टेन के बारे में काफ़ी देखा। हम लोगों ने अभी देखा कि सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोगों ने सस्टेन वर्ड को बहुत ज़्यादा देखा, उसी तरीके से हम लोग एक वर्ड यहाँ पर एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ये टर्म पहली बात आप लोगों के लिए नया तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इस टर्म को पढ़ा होगा, बट इस टर्म को डीप में समझने का टाइम जो है आ चुका है। आप लोग को समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, पहला एस्पेक्ट तो ये कि जो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। दूसरी चीज़ ये ऐसा होना चाहिए कि आज आप अपनी फ्यूचर मतलब आज जो प्रेजेंट की आप लोगों की नीड्स हैं आप उन्हें पूरा कीजिए, बट इस तरीके से पूरा कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? आप अपनी आज की नीड्स पूरा कीजिए, बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, पहला एस्पेक्ट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। क्लियर है? समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो वो आप पर अटैक करेगा। तो भाई हर फॉर्म ऑफ लाइफ को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड लेवल पर कब अडॉप्ट किया गया, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बात की कि वर्ल्ड लेवल पर जो है देखा गया कि किस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटिव यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इससे, है ना, किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिल रहे हैं। इससे जो है क्या जुड़ा हुआ है? ग्लोबल पीस जुड़ा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर बात की जाए। इस मुद्दे को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए जो है रियो डी जेनेरियो 1992 ऐतिहासिक दिन, सच में ऐतिहासिक दिन, जून 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ? एक समिट बुलाई गई जिसे क्या कहते हैं? अर्थ समिट कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। आप लोग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इन जून 1992 देयर वाज अ समिट इन रियो डी जेनेरो वाज नोन एज
तो उसे क्या कहते थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए, दैट इज अर्थ समिट, उसे अर्थ समिट कहते थे। इसमें जो है 100+ कंट्रीज के हेड, 100+ कंट्रीज के हेड जो है उन्हें इनवाइट किया गया। इनवाइट किस लिए किया गया, डिनर पे इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें इन सारे इश्यूज के ऊपर बात करनी थी, एक कंक्लूजन निकालना था कि क्या किया जाए जिससे इन सारी चीज़ों को कोप अप किया जा सके, इनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो हुआ क्या, अर्थ समिट से निकल के क्या आया, अर्थ समिट का जो रिजल्ट निकल के आया ना, वो निकल के आया एजेंडा 21। ये क्या था, इसका कंक्लूजन, ये क्या था, इसका कंक्लूजन। यहां पर बेसिकली बात क्या हुई अर्थ समिट में, देखिए उस टाइम कौन सी सेंचुरी चल रही थी, 20th सेंचुरी, और आज कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। उन लोगों का कहना ये था कि जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं वो आने वाली 21st सेंचुरी को फेस ना करना पड़े, पूरी एक शताब्दी रहेगी, इस पूरी शताब्दी को हम इन सब चीज़ों से कैसे बचा पाएँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग उन लोगों को कैसे प्रोवाइड करें, सारे रिसोर्स को उन लोगों को कैसे प्रोवाइड करें, ग्लोबल पीस को कैसे मेंटेन रखें, तो वो सारी चीज़ों को कैसे अचीव करें, इसीलिए जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसको हमने अर्थ समिट का नाम दिया। और अर्थ समिट का जो कंक्लूजन निकल के आया, वो क्या निकल के आया, वो था हमारा एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है, किस तरीके से इसने वर्क किया, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाह रही। इतना आप लोगों के लिए एक दिन में, इतना आप लोग अपने दिमाग में सेट करिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, इससे आगे के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, सॉइल के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में बात करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग कोरिलेट करेंगे सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन से। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने पढ़ाई हैं वो क्लियर हो गई हो। कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। आई थिंक कल मुझे कमेंट आया था कि ये वीडियोस CBSE के लिए है या फिर किसी और बोर्ड के लिए। देखिए, अगर आपके बोर्ड में NCERTs यूज़ होती हैं तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आप लोग के में NCERTs यूज़ नहीं होती हैं, बट आई थिंक कि 10th क्लास में हर जगह NCERT ही यूज़ होती हैं, तो अगर NCERT यूज़ हो रही है तो आप डेफिनेटली इन वीडियोज़ को कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करती हूँ, तो हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और इन टॉपिक्स के जो MCQ हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा दिए हैं। वीडियो के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।